Right question. A ketone capital A ब्रैकेट में C4H8O, a ketone capital A ब्रैकेट में C4H8O undergoes haloform reaction and gives compound capital B on reduction. Compound capital B on reduction. Full stop. B on heating with sulfuric acid gives a compound capital C which forms monoozonide capital D. Full stop. D on hydrolysis with zinc dust gives only capital E. Full stop. Identify A, B, C, D, E. Identify A, B, C, D, E and write the reactions involved. And उसके बाद full stop. Next bit में write how does A gives iodoform reaction. Okay. Sorry. पढ़ो स्वस्तिक. कीटोन A C4H कीटोन A आराम से पढ़ो. कीटोन A C4H8O. हाँ. ये कीटोन ही होना चाहिए. कीटोन का मतलब समझते हो. सबसे पहला काम मैं जो करूंगा, कीटोन बोलते हैं डबल बॉन्ड हो. इस तरफ और इस तरफ मैंने अटैच नहीं किया. कुछ भी अटैच करूंगा इस तरफ, दोनों तरफ, है ना. हाँ. undergoes haloform reaction. मतलब बोल दिया है कि हेलोफॉर्म करता है. अगर हेलोफॉर्म करता है इसका मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए. बोल रहा है ना हेलोफॉर्म करता है बोल के. जहां पे भी लिख देते हैं हेलोफॉर्म करता है, इसका मतलब कौन सा कीटोन है? मिथाइल कीटोन. ठीक है ना, मिथाइल कीटोन. तो एक तरफ हम लोग क्या लगा देंगे? मिथाइल, पता है CH3. अगर ये दिया रहता कि डज नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब श्योर हो जाते कि कोई भी तरफ मिथाइल तो नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब कॉपी में ध्यान देने से नहीं होगा, इधर बोर्ड में ध्यान दो. हाँ. तो मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म दिया है, मतलब इससे समझ में आना चाहिए कि इट हैज व्हाट? मिथाइल कीटोन ग्रुप. तो एक तरफ मैंने मिथाइल लगाया. टोटल में कितना कार्बन था? 4. तो 2 तो हो गया ना, तो बाकी 2 को इधर डाल दो. तो H3 यहाँ पे H2. तो दिस इज मेरा डेफिनेटली कंपाउंड है. यही है मेरा कंपाउंड. फटाफट पता चल गया. समझे? हाँ. And gives compound B on reduction. रिडक्शन होने से कंपाउंड भी देता है. तो A को रिडक्शन कर दो, जैसे LiAlH4. कीटोन को जब रिड्यूस करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? अल्कोहल. कीटोन गेट्स रिड्यूस्ड टू, कीटोन कभी भी रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल ही फॉर्म होगा. ठीक है ना. तो इसमें अगर हम लोग ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे. तो ये जो डबल बॉन्ड हो है तो वो दोनों तरफ एक एक H आएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, C के पास एक H आया है, CH एक बॉन्ड है, O के साथ भी तो एक H आया है, OH. समझ में आया? CH2 CH3 रिडक्शन हुआ है. तो ये जो अल्कोहल फॉर्म हुआ ये क्या है? B. फिर B on heating with sulfuric acid gives a compound C. B को जब हीट कर रहे हैं, अभी देखो B को वापस हम लोग क्या करेंगे? CH3 CHOH. ठीक है ना. अब CH2 CH3. तो CH2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इधर H नहीं लिख सकते क्या? इसके साथ हम लोग क्या करें? कंसंट्रेटेड H2SO4. एसिड जब भी स्किन में भी डालते हैं तो क्या होता है? जल जाता है. क्यों जलता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन. एसिड क्या करता है? पानी खींच लेता है. तो H2SO4 का काम क्या है? डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब पानी खींचेगा, बट किधर से खींचेगा वो भी सोचना है. OH इधर है तो H यहाँ से भी ले सकते हैं. OH और H मिला के H2. बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर इधर से क्यों नहीं? इधर से भी कर सकते हैं.
क्योंकि इधर भी तो H है ना, CH3 इधर H H H, बट इस तरफ से अगर H2O लेता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, बट अगर इधर से ले रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और कौन सा डबल बॉन्ड सिमेट्रिक है? इधर वाला अनसिमेट्रिक है ना। हाँ, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है H2O, तो H2O निकलेगा प्लस CH3 CH, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH CH3, ये मिलके क्या है? C, ठीक है ना। B को इसके साथ जब रिएक्ट किए फिर क्या बोला है? C which gives a compound monoazonide D. मोनोओजोनाइड मतलब जब ओजोनोलाइसिस करेंगे, whenever we'll do ओजोनोलाइसिस क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटता है और क्या बनता है? घर बनता है, बताया मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे घर बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे CH3 CH, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, CH CH3, देखो दो बॉन्ड टूटा तो दो बॉन्ड तो बन ही रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम है? घर बना, ठीक है। इसको अभी वापस किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो ये मेरे क्या है? D को वापस किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? D जिंक, on hydrolysis with zinc dust. ऑन हाइड्रोलाइसिस विद जिंक डस्ट। तो क्या होगा? जो जब जिंक आता है ना, एक घर वापस टूटता है, बट X के फॉर्म में टूटता है। कैसे? X के फॉर्म में जब भी टूटेगा, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन तो बचा है जब बॉन्ड टूटा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और उधर से भी CH3 CH, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वापस डबल बॉन्ड हो, सेम ही चीज बना ना। तो कितना रहेगा? 2 बोला है सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा, और ये मेरा क्या है? अंडरस्टूड? ABCD यू अंडरस्टूड और एनी डाउट? ठीक है ना। अभी इसमें क्या है ना, वंस इसमें क्या बोला है? A का तुम क्या करोगे? वापस बोला आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाओगे, शो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन आयोडोफॉर्म। तो A का मैं आयोडोफॉर्म करता हूं, यहां पे लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आयोडोफॉर्म करते हैं तो हम लोग क्या करते थे? 3I2 + 4 NaOH। इतना वालों कराया कि मुझे भी याद हो गया, तुम्हें है कि नहीं ये नहीं पता। आयोडोफॉर्म जब करते हैं तो क्या आता है? CHI3, प्रोडक्ट भी याद हो गया, प्लस CH3 CH3 CH2 फिर COONA सॉल्ट। ये है आयोडोफॉर्म, जिसका कलर क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट। जिस तरह खाली मिथाइल ग्रुप था ना, वो आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, तो CHI3 फॉर्म में बाकी पार्ट जो है CH3 CH2 CO, इधर से आएगा ON प्लस NaI प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कर लो, एक Na यहाँ यूज हुआ है तो 3 तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, और वाटर को जब बैलेंस करेंगे तो 4 है, तो वहां से तो कुछ नहीं निकल रहा है, 2। आई थिंक इट्स बैलेंस्ड नाउ। 2 ऑक्सीजन एक यहाँ, हाँ बैलेंस हो गया शायद, ठीक है। 3 3 6 आयोडीन बैलेंस और सब कुछ बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, द मोलर कंडक्टिविटी of 0.025, the molar conductivity of 0.025 mole per liter, 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 S मतलब पता है नसीब में, हाँ S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, full stop. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. Given में ये है lambda naught of H plus 349.6 S centimeter square mole inverse, and lambda naught of CH3, sorry not CH3, HCO minus is 54.6 S centimeter square mole inverse. Okay, solve this question. हाँ स्वस्तिक पढ़ो। The molar conductivity of 0.025
mole per liter methanoic acid. आराम से 0.025 Mole per liter मोल पर लीटर मिथानोइक एसिड मतलब HCOH, ये कंसंट्रेशन है. दिस इज व्हाट C, क्योंकि मोल्स पर लीटर का मतलब क्या होता है मोलारिटी, जो कि कंसंट्रेशन होता है. तो C 0.025. अच्छा इससे पहले क्या बोले? the molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 s centimeter square per mole. मोल इनवर्स. पर मोल का मतलब मोल इनवर्स. मोलर कंडक्टिविटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है ना. दिस इज व्हाट सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोल्स पर लीटर देख के मैं जान गया कि वो मेरा कंसंट्रेशन है. ठीक है. Calculate degree of dissociation and dissociation constant. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कैलकुलेट क्या क्या बोल रहा है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं? अल्फा. एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के. मैंने क्यों के लिखा? क्योंकि एसिड है ये. एसिड है बोल के के. अगर बेस होता तो केपी लिखता. ठीक है ना. हाँ उसके बाद बस हाँ दिया है और भी लैम्बडा नॉट ऑफ H plus हाँ. is 349.6 s centimeter square per mole. और HCO माइनस का है 54.6. HCO माइनस का 54.6. ठीक है. अब ये दोनों में मैंने नॉट लगाया था. नॉट का मतलब होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये जो ऊपर में नॉट लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत पानी मिलाने के बाद उनका कंडक्टिविटी आया है. हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन हो अगर बहुत पानी मिलाएंगे तो वो क्या होगा? पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे नॉट ऑफ HCOOH को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते. H प्लस HCO माइनस, क्योंकि HCO माइनस आएगा और H प्लस आएगा. और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत पानी मिलाने के बाद जो भी चीज लो वो पूरा तो डिसोसिएट हो जाएगा ना, टूट जाएगा. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत पानी मिलाने के बाद कोई भी सामान लियो तो टूट ही जाएगा ना. तो हमें HCOOH कैसे निकलेगा? ये दिया हुआ है 349.6 प्लस 54.6, तो ऐड करो दोनों कितना होगा? 404.2. 404.2. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स हमें कब दिखता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, क्योंकि जब मैं बहुत पानी मिलाया हूं सारे के सारे टूट गए ना. तो टोटल 100% कब दिखेगा? जब पूरा पानी मिला दिया है, टोटल वाला नीचे और ऊपर वाला जो दिया है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही तो होता है ना. तो जो 50% मतलब 50% आउट ऑफ टोटल हो रहा है. तो दिस एम मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये दिया हुआ है 46.1 बाय 404.2 कितना है? 0.114. परफेक्ट. यूनिट तो नहीं होता. उसके बाद पूछ रहा है Ka कितना है. जब भी HCOH लेंगे तो डिसोसिएट होके क्या फॉर्म करेगा? HCO माइनस प्लस H प्लस. तुम्हें पता है कैसे? इनिशियली कंसंट्रेशन C है, 0 है, 0. कुछ टाइम T के बाद क्या होगा? C माइनस C अल्फा, क्योंकि डिसोसिएट हुआ ना. तो जितना कंसंट्रेशन था उसका अल्फा यूनिट डिसोसिएट हो गया C माइनस C अल्फा. तो एक यूनिट के लिए C अल्फा अगर डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे कितना फॉर्म है? एक ही यूनिट. तो 0 प्लस C अल्फा. यहाँ पे कितना फॉर्म है? एक ही यूनिट. तो 0 प्लस C अल्फा. तो Ka कितना होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन HCO माइनस का कंसंट्रेशन बाय HCOH. तो Ka is equals to C alpha into C alpha by C minus C alpha. तो Ka will be C square alpha square. C कॉमन ले जाओ 1 minus alpha. तो C कैंसिल. तो Ka is equals to C alpha square by 1 minus alpha. अब तो हो जाएगा ना. C तो पता है 0.025. अल्फा का स्क्वायर अल्फा 0.114 by 1 minus 0.114. कितने जन ये सही किए थे? Anyone? This is answer. Right question. Why phosphorus shows high tendency for catenation? Why phosphorus shows high tendency for catenation?
Next question, why H3PO2 is reducing in nature? Why H3PO2 is reducing in nature? Third is, why nitrogen is found in gaseous state? Why nitrogen is found in gaseous state? Solve these three. First question is what? Why phosphorus shows high tendency for catenation? फॉस्फोरस क्यों कैटिनेशन शो करता है? समझो, सबसे पहला पॉइंट, फॉस्फोरस हैज अ लार्ज साइज. फॉस्फोरस हैज अ लार्ज साइज, देयरफॉर जब भी फॉस्फोरस और फॉस्फोरस में बॉन्ड होता है, बिकॉज उसका बड़ा साइज है, इट्स लोन पेयर डू नॉट अफेक्ट द pp सिग्मा बॉन्ड. हैज अ लार्ज साइज, हेंस इट्स लोन पेयर डू नॉट अफेक्ट किसको? द phosphorus bond. Therefore it can form long chain. Self linking properties है. बट साइज छोटा होता तो उसका लोन पेयर तुरंत इफेक्ट करता ना. साइज बड़ा होने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर से दूर हो जाए तो देयर इज नो रिपल्शन. नो रिपल्शन तो आराम से phosphorus bonds can be formed or not. ठीक है? Has a large size, hence its lone pair do not affect the phosphorus bond. Therefore it shows high catenation. ठीक है ना? हाँ. दूसरा क्वेश्चन, Why H3PO2 is reducing in nature? why H3PO2 is reducing? पहला बात, जब भी कोई रिड्यूसिंग क्वेश्चन देगा एसिड में, यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. फॉस्फोरस कितना बॉन्ड कर सकता है? 5. डबल बॉन्ड O, 2 हो गया, फिर एक OH, फिर 2 सिंगल बॉन्ड H, हो गया 5. 1 2 3 4 5. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितना बॉन्ड कर सकता है? 5. तो 5 बॉन्ड के जो भी फॉस्फोरस के साथ बड़ा ग्रुप है, डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो these hydrogens can be easily released, and these hydrogens which are directly attached to phosphorus are reducing in nature. 2 hydrogen atoms directly attached किसके साथ? to phosphorus makes it what? reducing in नेचर, क्योंकि हाइड्रोजन रिडक्शन कॉज करता है. 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है जो इजीली रिलीज हो सकते हैं, इसी वजह से वो क्या है? रिड्यूसिंग. समझ गए? बट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही है. इट कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का बात आता है तो इन्हीं दोनों हाइड्रोजन को देख के H+ मत सोच लेना. रिड्यूसिंग के लिए H चाहिए, H+ नहीं चाहिए. बट अगर पूछा जाता ये एसिडिक है क्या? कम एसिडिक है. क्यों बताओ? क्योंकि OH से देख के पता चलता है कि कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? 1. हेंस इट इज वीक एसिड. बट रिड्यूसिंग का बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है. क्लियर? समझ में है? और क्या है? Why nitrogen is found in gaseous state? नाइट्रोजन क्यों गैसियस स्टेट में होता है? पहला बात है, नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज. नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज एंड हैज लोन पेयर आल्सो. छोटा साइज के साथ लोन पेयर होने से क्या फॉर्मेशन होता है? इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड्स. देखो यहाँ पे साइज बड़ा था तो लोन पेयर ही दूर में है, तो वो इसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है. बट हैज लोन पेयर आल्सो, देयरफॉर इट फॉर्म्स व्हाट? नाइट्रोजन में कौन सा है? 2p. नाइट्रोजन कौन सा आउटर मोस्ट कौन है? 2p. तो 2p पाई बॉन्ड. थोड़ा सा 11 जो सुना होगा उसको ये पता होगा. नाइट्रोजन आसानी से पाई बॉन्ड बना सकता है. दिख रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 2 पाई बना सकते हैं कहीं. तो पाई बॉन्ड अगर बना रहा है तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है. इट फॉर्म्स डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. दैट्स व्हाई इट विल शो व्हाट? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर देयर. वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस exist which can easily break during collision. During collision. Therefore it is what? जिसमें बॉन्ड ही वीक हो वो कौन से स्टेट में है? गैसेस. Therefore gaseous. अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सॉलिड होता. अंडरस्टूड? राइट क्वेश्चन. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin. Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin
is 23.8 mm is 23.8 mm of Hg full stop. 50 gram of urea, 50 gram of urea पता है ना, NH2CO NH2 NH2CO NH2 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Full stop. Calculate the vapor pressure of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering of vapor pressure. Okay, so Mr. Swastik, Vapor pressure of pure water वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मतलब वो क्या है, पी नॉट है. प्योर का मतलब पी नॉट मतलब प्योर प्रेशर होता है. हाँ, प्योर वाटर कितना है? at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg. 23.8 mm of Hg. ठीक, परफेक्ट. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram water. 50 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2. ये नहीं पता है तो वो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. फॉर्मूला पता रहना चाहिए यूरिया का. इज डिसॉल्व्ड इन 850 gram water. 850 ग्राम वाटर है, पानी. ठीक है. Calculate vapor pressure of water. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब देखो, यूरिया को जब मिला लिए पानी में, वो सॉल्यूशन बन गया ना, और प्योर रहा क्या, तो सॉल्यूशन के प्रेशर को पी लेते हैं. सॉल्यूशन के प्रेशर को क्या लेते हैं? पी. हाँ, फिर दूसरा And its relative lowering of vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग भी पूछता है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अभी तुम थोड़ा समझो. प्योर वाटर था, पूरा वाटर फ्री है, एवापोरेशन हो रहा है. अभी जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर सोचो 100 है. अभी उसमें मैं कुछ यूरिया मिक्स कर दिया, तो ऊपर में कुछ जगह तो ऑक्यूपाई हो गया. तो अभी जो वेपर प्रेशर निकलेगा 100 आएगा क्या? उससे थोड़ा कम आएगा, 50 60 70 कुछ भी. तो जब भी तुम कोई सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? घटता है. हाँ, लोअरिंग, इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग पूछे. तो हमें भी एक चीज पता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब इट डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. किसके ऊपर डिपेंड करता है? वही होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है. इसका मतलब समझाता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट. ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाई दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स अभी ज्यादा डाल दिया मैंने, तो वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा. अगर थोड़ा सा डालूंगा तो थोड़ा जगह ऑक्यूपाई होगा, तो बाकी जगह से तो वेपर निकलेगा ना. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को लिखते कैसे हैं? प्योर प्रेशर ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन का? प्योर ज्यादा होता है. सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट डाल दी तो घट गया, तो कैसे लिखते हैं? प्योर माइनस सॉल्यूशन का. तो दिस इज लोअरिंग. इसको क्या बोल सकते हो? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जब माइनस किया, कितना घटा? पहले 100 था, अभी 80 हुआ है, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो 20, वही लोअरिंग हुआ. बट P0 माइनस P बाय P0, तुम्हें जब कोई बोलता है परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या करते हो? प्रॉफिट बाय जो भी टोटल होता है. हाँ, तो यहाँ पे भी जितना नुकसान हुआ है बाय टोटल. टोटल कौन था? प्योर वाटर का. जो प्योर प्रेशर इज व्हाट? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आप समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एटा खाली मतलब ये खाली क्या है? घटना. P0 माइनस P लोअरिंग. P0 माइनस P बाई P0 कर दिए तो रिलेटिव लोअरिंग, कितना टोटलिटी में कितना घटा है, क्योंकि नीचे वाला टोटल रहता है. जैसे वहां पे भी था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या लिखे? मोलर कंडक्टिविटी बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग क्या था? 100% डाइल्यूशन. तो अभी मैंने क्या बताया? P0 माइनस P बाई P0 डिपेंड्स ऑन व्हाट? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का. सॉल्यूट को हम लोग हमेशा 2 मानते हैं. क्या मानते हैं? 2. तो काय का सिंबल का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स. 1 हमेशा क्या होता है? सॉल्वेंट. 1 कौन होता है? एंड 2 कौन होता है?
बट n1 प्लस n2 को हम लोग क्या लिखते हैं, n1। क्यों बता? क्योंकि जब सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्वेंट तो बहुत होता है ना, और सॉल्यूट क्या होता है, बहुत कम डालते हैं। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को हम लोग मोटा मोटी क्या मान सकते हैं, सॉल्वेंट ही मान सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि सॉल्वेंट है 100 लीटर, उसमें सोचो थोड़ा सा कुछ डाल दिए, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल बी व्हाट, सॉल्वेंट होगी। तो इसलिए इट इज रिटन P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2 की जगह क्या लिखते हैं, N1। ये समझे मोल फ्रैक्शन का मतलब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स। तो P नॉट कितना है 23.8 माइनस P बाई 23.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का गिवन मास हमें दिया है, हाँ दिया है, 50 ग्राम यूरिया बोला था, तो वही तो सॉल्यूट है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास इसका पता करो, मोलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m2, क्योंकि सॉल्यूट क्या है तो 2, तो NH2, तो कितना n का कितना है 14, 2 हाइड्रोजन तो प्लस 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर से नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कितना आ रहा है 60। तो 50/60 बाई N1, मतलब मोल्स ऑफ किसका, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो गिवन मास कितना है, तो गिवन मास बाई क्या, मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास क्या होगा m1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस 16, तो कितना है 80। तो गिवन मास बाई मोलर मास। आप सॉल्व करेंगे तो P आ जाए, तो सॉल्व टू फाइंड आउट P, वही तो है ना सॉल्यूशन का। P क्या था, सॉल्यूशन का था। उसके बाद क्या पूछा, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग फिर P का वैल्यू डाल देना, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला तो पता ही है ना। P नॉट पता है 23.8 माइनस जो P निकला उसको पुट करो बाय 23.8, मैं यहाँ लिख दूं 23.8 माइनस P बाय, अंडरस्टूड। या तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब वही तो ये था डायरेक्ट 50/60 850/18, इसको सॉल्व करके भी लिख दो चलेगा। अंडरस्टूड।